गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। अब है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। कि कार्बोहाइड्रेट तो संश्लेषण करते हैं, लेकिन अन्य खाद्य पदार्थों का कैसे संश्लेषण करते हैं। आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? संश्लेषण, सोखते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। अब प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। प्रोटीन पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होती है? क्वेश्चन आता है कि पादपों में नाइट्रोजन कहां से मिलती है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन हमारी सबसे ज्यादा है वायु में। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कितना है वायु में नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का ही अंश होता है। अब परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते कि सीधे नाइट्रोजन ले लें। तो किस रूप में करते हैं कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो मिट्टी के द्वारा नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है और मिट्टी में नाइट्रोजन मिलती है, तो फिर ये पानी के साथ मिलकर नाइट्रोजन को ग्रहण, ये विलेय पदार्थों पादप विलेय पदार्थ अब जब पानी मिल जाती है मिट्टी के साथ, तो पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब जल, हर पौधे के लिए जल चाहिए और जल के साथ ही नाइट्रोजन ले लेते हैं। संभवतः आपने देखा है किसान अपने खेतों में उर्वरक एवं खाद डालते हैं। हम तो शायद शहरों में, आपके पापा किसान नहीं करते, लेकिन किसान के भी कई बच्चे हैं इस क्लास में। लेकिन आपने देखा होगा कि हम खाद का भी उपयोग करते हैं। हमारे पापा ले जाते हैं खाद, शहर जाते हैं, खाद लेकर आते हैं और फिर खाद डालते हैं। तो जिनमें खाद में किस चीज की सबसे ज्यादा मात्रा होती है? नाइट्रोजन की होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों को नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है और खाद के द्वारा पेड़ों को नाइट्रोजन की आपूर्ति कंप्लीट हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं और बाद में नाइट्रोजन के बाद प्रोटीन और वसा का भी संश्लेषण कर लेते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। अब पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट कैसे संश्लेषण किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का कैसे संश्लेषण किया जाता है। अब पादपों में इसके अतिरिक्त पोषण की अन्य कौन कौन सी विधियां हैं जिससे कि पौधे हमारा भोजन बनाते हैं और खुद ग्रोथ करते रहते हैं। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा सभी पौधों में क्लोरोफिल नहीं मिलता। सभी पौधे हरे पौधे नहीं होते। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं? जब क्लोरोफिल नहीं होता भोजन कैसे लेंगे, संश्लेषित कैसे करेंगे, और जब संश्लेषित नहीं करेंगे जीवित कैसे रहते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्मित है। ऐसे पौधे जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होता, वो पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं और वे विषमकोशी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब पिछले उसमें पढ़ाया था विषमकोशी पादप और समकोशी पादप। तो विषमकोशी पादप के कौन से पादप होते हैं जो दूसरे पादपों पर निर्भर करते हैं? तो ऐसे पौधे विषमकोशी पादप कहलाते हैं। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना
दिखाई देती है। कभी कभी आपने देखा होगा, गांव में देखते हैं, शहरों में कम है, और अब भी गांव में तो अब भी कम हो गए, लेकिन पहले देखते थे हम आज से 10 और 15 साल पहले कि बबूल वगैरह के पेड़ पर एक हरे रंग की धागे नुमा रचना पूरे बबूल का पेड़ को घेर लेती है, अन्य पेड़ों को घेर लेती है। और ये क्या है, अमरबेल का पादप। तो क्या है ये? अमरबेल का पादप कहते हैं ना कि अमरबेल जिस पौधे पर चढ़ जाए उसको सुखा के ही दम लेती है, क्योंकि उसका सारा पानी, सारा भोजन वो कहां से लेती है? उसी पेड़ पर से लेती है जिस पेड़ पे वो छाई हुई रहती है। तो ये अमरबेल क्या है? उस पेड़ को सुखा देती है। अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं। और अमरबेल किससे भोजन लेती है? जिस पेड़ पर वो चढ़ी हुई रहती है। जिस पेड़ पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। और वो पादप क्या है? परपोषी। अमरबेल क्या हो गई? विषमपोषी। और जिस पेड़ पर चढ़ रही है वो कौन सा हुआ? परपोषी। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल पोषकों से वंचित करते हैं। अब अमरबेल जैसे अगर पौधे हो जाए तो परपोषी को भोजन से वंचित कर देते, क्योंकि उनका सारा भोजन तो अमरबेल ही चट कर जाती है। और वो जितना पौधे भोजन बनाते हैं वो सारा भोजन जो अमरबेल ऊपर पौधे पर चढ़ी हुई होती है वो सारा भोजन खा जाती है या ऑब्जर्व कर लेती है। अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अमरबेल क्या हुई? परजीवी। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? हम हैं या कोई और जीव जंतु है, क्या परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो ये चीज सोचने की है कि लेखक कह रहा है हमसे कि इस विषय में टीचर से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझसे ही पूछने की जरूरत है। तो क्या हम भी परजीवी हैं जो दूसरों पर जिंदा है, या कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो दूसरों पर जिंदा रहते हैं? आपने ऐसे पादपों को देखा होगा अथवा उनके विषय सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। और साइंस में एक थ्योरी है, जीव ही जीव का भोजन है। आपने कई जीव जंतुओं के बारे में सुना होगा जैसे दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे छिपकली है, सपोज कीजिए छिपकली खुद तो खाना बनाती नहीं, चारा खाती नहीं, वो अनाज खाती नहीं, रोटी खाती नहीं, किस पर जिंदी रहती है? कीड़ों पे। तो ये क्या हो गई? परपोषी, दूसरों पे जीवित रहती है। तो कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा इन्हें पचा जाते हैं। क्या ये विस्मयकारी नहीं है? कुछ अच्छा जीव जंतु थे ही, हम आप जीव जंतु कुछ हैं जो परजीवी हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कीड़ों को पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। अब ये है जैसे ये 1.6 में घटपड़ी पिक्चर पादप, ये इसका ढक्कन है। ये छोटी छोटी रचनाएं इस पेड़ में लगी हुई हैं। कीड़ा आता है, ये ढक्कन खुला रहता है, जैसे कीड़ा आता है इसमें बंद होता है, वैसे ही ढक्कन बंद हो जाता है और ये पादप अपना भोजन उससे कीड़े से ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी संरचना, इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। और ये क्या है? पत्ती है ये इसकी, जो चेंज रूप में इसकी पत्ती है वैसे तो, लेकिन घड़े इसके लिए भोजन लेने का काम करती है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाता है। पत्ती का जो ऊपर का भाग होता है वो क्या काम करता है? ढक्कन का काम करता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। अब ये जैसे ये इसके पत्ती है, ये पेड़ है। अब ये ऐसे तो ऐसे ये पत्तियां लटकी रहती हैं। अब कीड़ा इसमें आता है,
इसमें आता है, इसमें अंदर ऐसे रंध्र रोम होते हैं, ऐसे छोटे छोटे। अब कीड़ा इसमें एंटर करता है और इसमें अंदर फंस जाता है। गले में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीड़ों का पाचन हो जाता है। अब ये इसमें पाचक रस होते हैं जो इसको गला देते हैं और फिर पत्ती उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो ऐसे पादपों का भक्षण करने वाले पादप क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। इन पौधों को क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पादप बोलते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब कौन कौन से? वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, 2 पौधे ऐसे हैं जो कीटभक्षी हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, ये 2 पौधे ऐसे हैं जो कीटभक्षी के उदाहरण हैं। मृतजीवी पौधे। अब फिर आते हैं मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक, मशरूम, हम सब्जी बनाते हैं मशरूम की, तो बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और इन्हें कहां से प्राप्त करते हैं। ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लें, जल में भिगो दें। डबल रोटी को जैसे चाय में डिप करते हैं ऐसे पानी में डिप कीजिए और इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन रख दीजिए। जब नमी रहे उस जगह पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। अब 2-3 दिन बाद देखेंगे कि ब्रेड पर रोए लगे, उग जाएंगे। तो रोए उगेंगे, उग जाते हैं। किसी आवर्तक लेंस अथवा सूक्ष्म दर्शी की सहायता से उनका अवलोकन कीजिए। लेंस से देखेंगे उस गले हुए ब्रेड को 3 दिन बाद, तो क्या दिखेगा? अपने प्रेक्षकों को नोटबुक में लिखिए। अपने प्रैक्टिकल, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो अपनी एक नोटबुक बनाते हैं, उसमें लिखते हैं। बहुत संभव है आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं? कवक कहलाते हैं या फंजाई के नाम से कहलाते हैं। और इस तरीके से ये पादपों में मृतजीवी पादपों में पोषण की प्रक्रिया है। और जो अब इसमें जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।